आर्मेचर में जो एडी करंट इंड्यूस होता है वह फैराडेज लॉ के नियम के अनुसार इंड्यूस होता है। एक कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ को किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम से। और देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमको जो फोर्स का डायरेक्शन, बल का दिशा ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा बाएं हाथ का नियम बनाया गया है। देखिए फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल में जो उंगली है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यदि देखिए जो करंट जो है मध्यमा बीच वाले जो उंगली करंट को दिखा रही है तथा उसके ऊपर जो उंगली है वह तर्जनी उंगली वह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, तो जो अंगूठा है वह बल को दिखाता है। तथा जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो डीसी मोटर पर अप्लाई किया जाता है। दूसरा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर नोन। और फिर देखिए अब देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में जो तर्जनी उंगली है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाती है तथा जो उसके नीचे मध्यमा उंगली है वह इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को दिखाती है तथा जो एफ है, जो अंगूठा है, वह बल की दिशा को दिखाता है। देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम तब लगाया जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड का दिशा तथा बल का दिशा दोनों ज्ञात हो, तो जो तीसरी उंगली है मध्यमा वह करंट के डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को बताती है। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एन इंडक्शन जनरेटर इन ए ग्रिड कनेक्टेड विंड टर्बाइन? इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर फ्रॉम द ग्रिड। देखिए जो इंडक्शन मोटर होता है वह रियल पावर तथा रिएक्टिव पावर दोनों को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन देखिए जो जनरेटर होता है वह रियल पावर को डिलीवर करता है तथा रिएक्टिव पावर जो क्यू होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि जनरेटर को एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर मतलब कि लेना पड़ता है। देखिए जनरली हम जो इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं वह डबली फेड इंडक्शन जनरेटर का यूज करते हैं, DFIG। डबली फेड का मतलब देखिए जो इंडक्शन जनरेटर है उसका जो स्टेटर है वह देखिए डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ है तथा जो देखिए जो इसका रोटर है वो उस पर स्लिप रिंग के माध्यम से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वह डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो डबली फीड इंडक्शन जनरेटर है वह दोनों तरफ से फीड हो रहा है, एक तो स्टेटर के माध्यम से, दूसरा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है उसके माध्यम से रोटर भी फीड हो रहा है। सामान्य ताप दाब STP पर वायु का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। जो 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है वह मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तथा इसका RMS मान होता है 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए दिया है लो लीकेज रिएक्टेंस प्राप्त करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर सही होता है? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर सही होता है, क्योंकि सेल टाइप्स में जो कोर होती है सेल के बाइंडिंग के दोनों तरफ कोर होती हैं, जिसके कारण जो लीकेज फ्लक्स होता है वह कम होता है। जबकि कोर टाइप की बात करें तो कोर टाइप में जो वाइंडिंग होती है वे बाहर होती हैं जिधर वायु होता है, अतः वायु में मतलब कि लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है, अतः कोर टाइप की अपेक्षा सेल टाइप में लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। देखिए कोर टाइप तथा सेल टाइप में अंतर, कोर टाइप मोर कापर लॉस होता है कोर टाइप में, दूसरा कोर टाइप में ज़्यादा टर्न होता है, इस कारण ज़्यादा वोल्टेज होता है। कोर टाइप में मोर इंसुलेशन, ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। कोर टाइप में मोर लीकेज फ्लक्स,
ज़्यादा फ्लक्स लीकेज होता है तथा हाई वोल्टेज होता है कोर टाइप में, तथा हाई पावर कंजप्शन भी होता है कोर टाइप में। इसका यूज कोर टाइप का पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें बहुत कम कॉपर की आवश्यकता होती है तथा इसमें कॉपर लॉस भी कम होता है। सेल टाइप में टर्न की संख्या कम होता है तथा वोल्टेज भी कम लॉस होता है तथा सेल टाइप में इंसुलेशन भी कम लगता है तथा सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स भी कम होता है तथा सेल टाइप का लो वोल्टेज होता है तथा लो पावर के लिए इसका यूज किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सवाल दिया है द टोटल कलेक्टर करंट फॉर ए बीजेटी ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन इज गिवन बाय द रिलेशन IC बराबर IC मेजॉरिटी प्लस ICO माइनॉरिटी एंड द लीकेज करंट कंपोनेंट इज माइनॉरिटी कैरियर कंपोनेंट। मतलब कि बीजेटी में लीकेज करंट जो होता है वह सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर कंपोनेंट से होती है तथा बाकी बात करें कि जो एक्टिव रीजन में जो करंट होती है वह मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी दोनों कंपोनेंट के कारण होती है। सवाल दिया है ए न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस 3.2 गुणे 10 के पावर 10 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। हाउ मेनी फिजन अकर पर सेकेंड इफ ईच फिजन रिलीज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एक फिजन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 200 गुणे के 10 के पावर 6 गुणे के 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। यानी कि एक फिजन में 3.2 गुणे 10 के पावर -11 जूल एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखिए 3.2 गुणे 10 के पावर 10 जूल एनर्जी के लिए कितने फिजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 3.2 गुणे के 10 के पावर 10 में एक फिजन से जो निकल रही एनर्जी उससे भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 21 फिजन करवाना पड़ेगा। सवाल दिया है इफ द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ ए रेजोनेंट सीरीज सर्किट इंक्रीजेज देन व्हाट हैपन टू द वोल्टेज मैग्निफिकेशन। मतलब कि एक रेजोनेंट सीरीज सर्किट का क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हम जानते हैं कि जो सीरीज सर्किट होती है उसका क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1/R करड़ी में L/C। अब देखिए दूसरा एक क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 2 पाई कोष्टक में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट बटा के एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट इन 1 टाइम पीरियड। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जो इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है उनका एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी जितना अधिक होगी उतना इसका क्वालिटी फैक्टर बढ़िया होता है। मतलब कि क्वालिटी फैक्टर के फार्मूला में ऊपर जो लिखा है वह कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है तथा नीचे कितनी एनर्जी जो है कि सर्किट में लॉस हो रही है। मतलब कि यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि यदि क्वालिटी फैक्टर हाई है तो उस मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी लॉस कम होगा। तो यहाँ से आंसर यह होगा कि यदि क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा क्योंकि एनर्जी लॉस जो हो रहा है वह डिक्रीज हो रहा है। इन शंट जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन इन शंट जेनर डायोड voltage regulator circuit. The purpose of the resistor are connected in series with the input voltage is, देखिए यहाँ पे Vs इनपुट वोल्टेज है तथा देखिए जो Rs है वह सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस है और देखिए यहाँ पे Vz जो है वह जेनर डायोड लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे RL लोड लगा हुआ है।
देखिए जो पहला लूप है, मतलब कि RS से जो करंट फ्लो हो रही है उसका मान होगा VS माइनस VZ बटे के RS। मतलब कि जी यहाँ पे जो RS है वह परिवर्तनशील प्रतिरोध है, अतः यहाँ पर हम RS को चेंज करके जो पहला वाला लूप है उसमें करंट के मान को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इस जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जो सीरीज रेजिस्टेंस है वह उसका काम है टू लिमिट द करंट थ्रू द जेनर डायोड, मतलब जेनर डायोड से फ्लो होने वाली करंट को लिमिट करना। मतलब कि जब I जो करंट है वह उसका मान कम होगा तो जो जेनर डायोड में IZ करंट आ रही है उसका मान भी कम होगा। यह देखिए स्टैंडर्ड जेनर डायोड का फिगर है। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ एन इंडक्टर। तो देखिए इंडक्टर में पावर लॉस भी होता है क्योंकि इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। दूसरा करंट रेटिंग, यह भी इंडक्टर पर इफेक्ट डालता है। क्वालिटी फैक्टर भी इफेक्ट डालता है। पर देखिए यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका इंडक्टर से कोई मेल जोल नहीं है, क्योंकि डाइलेक्टर कांस्टेंट का यूज जो होता है वो कैपेसिटर में देखा जाता है। सवाल दिया है व्हाई डज केल्विन्स लॉ गिव डिफरेंट कंडक्टर साइज फॉर टू आइडेंटिकल सिस्टम। मतलब केल्विन्स का नियम मतलब दो आइडेंटिकल सिस्टम के लिए अलग अलग कंडक्टर की साइज क्यों देता है। तो इसका कारण यह है कि ड्यू टू वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट्स, डिप्रिसिएशन एंड एनर्जी कॉस्ट। देखिए मान लीजिए कि दो आइडेंटिकल सिस्टम है। एक सिस्टम जो है कि वेस्टर्न रीजन में है जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और दूसरा सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न रीजन में है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। देखिए मतलब कि जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट भी सिस्टम पे पड़ता है। इसी कारण जो वेस्टर्न रीजन का टैरिफ सिस्टम है वह अलग होता है तथा नॉर्दर्न रीजन का टैरिफ सिस्टम अलग होता है। देखिए इसी कारण जो टैरिफ का जो इलेक्ट्रिसिटी का इंटरेस्ट रेट्स है, डिप्रिसिएशन है, एनर्जी कास्ट है, उसमें भी अलग अलग मूल्य होता है। क्योंकि देखिए सिस्टम पर एटमॉस्फेयर, भौगोलिक स्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मतलब कि दोनों सिस्टम भले से ही आइडेंटिकल हों लेकिन कंडक्टर के मोटाई पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो केल्विन्स लॉ है उसका टोटल एनुअल कॉस्ट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला एनुअल फिक्स्ड चार्ज, दूसरा एनुअल रनिंग चार्ज। ध्यान दें जो एनुअल फिक्स चार्ज है वह कंडक्टर के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एनुअल रनिंग चार्ज में जो रनिंग चार्ज है वह कंडक्टर के एरिया के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज बराबर है P2 इंटू ए। P2 यहाँ पर कांस्टेंट है तथा जो रनिंग चार्ज है वहाँ पे P3 बटा के यहाँ पे P3 कांस्टेंट है। अब देखिए जियोग्राफिकल इलिस्ट्रेशन ऑफ केल्विन्स लॉ, इसका जो देखिए ग्राफ खींचते हैं, एक तो एनुअल कास्ट, ऊपर एनुअल कास्ट था, नीचे जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो देखिए एनुअल फिक्स चार्ज का जो ग्राफ होता है वह सीधा होता है, क्योंकि देखिए जो फिक्स चार्ज होता है वह P2 इंटू ए है, मतलब डायरेक्टली एरिया के प्रोपोर्शनल है। जबकि देखिए एनुअल रनिंग चार्ज का जो ग्राफ है वह नीचे लटकता हुआ खींचा गया है, क्योंकि यह डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अब देखिए इन दोनों का परिणामी जो ग्राफ होता है वो ऊपर दिखाया गया है, P1 प्लस P2A प्लस P3 बटे के A। देखिए यहाँ पे जो फाइनल जो दोनों को मिलाकर ग्राफ बनाया गया है उसको हरे कलर से बनाया गया है। P पॉइंट वेयर एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम। देखिए जो P पॉइंट के एक्रॉस जो ग्राफ है वह बता रहा है मतलब मिनिमम एनुअल कॉस्ट तथा मिनिमम क्रॉस सेक्शन का एरिया, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन को बता रहा है। उससे यदि P पॉइंट से ऊपर अथवा P पॉइंट से दाएं अथवा बाएं जाएंगे तो फिर इकोनॉमिकल नहीं होगा। देखिए कैपेसिटी फैक्टर तथा लोड फैक्टर के बीच का डिफरेंस प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी बताता है। द प्लांट्स रिजर्व कैपेसिटी फॉर फ्यूचर लोड ग्रोथ को बताता है। देखिए रिजर्व कैपेसिटी का फार्मूला होता है कोष्टक में लोड फैक्टर बटा के प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1 कोष्टक बंद गुणा के मैक्सिमम डिमांड। देखिए सबसे ज़्यादा स्विचिंग स्पीड मॉसफेट की होती है, उससे कम IGBT की होती है, उससे कम BJT की होती है तथा सबसे कम स्विचिंग स्पीड SCR का होता है। मतलब यहाँ पे स्विचिंग स्पीड ऑफ BJT इज लेस कंपेयर्ड टू स्विचिंग स्पीड ऑन ए मॉसफेट। देखिए यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है कंपैरिजन बिटवीन BJT JFET एंड मॉसफेट। देखिए BJT बाइपोलर डिवाइस है, JFET यूनिपोलर डिवाइस है, मॉसफेट यूनिपोलर डिवाइस है। BJT लो इनपुट इम्पीडेंस, BJT का लो इनपुट इम्पीडेंस होता है 10 के पावर 2 ओम से 10 के पावर 6 ओम। JFET का इम्पीडेंस 10 के पावर 8 ओम से 10 के पावर 12 ओम। मॉसफेट जो होता है वो वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है 10 के पावर 10 ओम से 10 के पावर 15 ओम तक होता है। मतलब BJT का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, JFET का हाई होता है तथा मॉसफेट का वेरी हाई होता है। देखिए BJT करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, JFET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तथा मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस सोर्स है। देखिए BJT सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज गेन हाई होता है BJT का। देखिए JFET का सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज गेन लो होता है, JFET का सेंसिटिविटी तथा वोल्टेज गेन कम होता है। मॉसफेट का सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज गेन लो होता है। देखिए BJT में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, JFET में कम नॉइज होता है, मॉसफेट में भी कम नॉइज होता है। BJT का लो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, JFET हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है। मॉसफेट का भी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है। देखिए JFET में ड्रेन रेजिस्टेंस हाई होता है, मॉसफेट में ड्रेन रेजिस्टेंस लो होता है। BJT का यूज लो करंट एप्लीकेशन में किया जाता है, JFET का यूज एम्पलीफायर में किया जाता है, मॉसफेट का यूज डिजिटल सर्किट में किया जाता है। BJT देखिए इसका BJT का स्पीड मॉडरेट होता है, JFET का स्पीड हाई होता है तथा मॉसफेट का स्पीड वेरी हाई होता है। बोलते हैं विच कंट्रोल मेथड इनेबल्स 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। इसका आंसर होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब कि 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर में जो कंट्रोलिंग किया जाता है वह फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है।